नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 10 की विज्ञान का नवा पाठ प्रकाश पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने प्रकाश का परावर्तन और गोलीय दर्पण द्वारा विभिन्न बिंब की स्थितियों में हमने प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में सीखा था। आज हम प्रकाश की एक नई घटना के बारे में पढ़ेंगे। आपने अनुभव किया होगा कि नदी और तालाब के जो पैंदे हैं, जब वो जल से भरे होते हैं तो उनके पैंदे ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, या किसी गिलास में रखी हुई जल में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, या रात्रि के समय तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ऐसा प्रश्न आपके मन में आता होगा। या आग की लौ के पीछे की वस्तुएं हिलती हुई दिखाई देती हैं। एक अनुभव, जब आप गर्मियों के दिनों में रेगिस्तानी इलाकों में या अत्यधिक गर्मी वाले इलाकों में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि कुछ दूरी पर हमें ऐसा अनुभव होता है कि वहाँ पर जल है। इसे मारीची कहते हैं और रेगिस्तान में ये घटना होती है जिसमें कई बार हिरण उस पानी की तलाश में, जो उसको दूर नज़र आता है या उसे लगता है कि दूर पानी है, उस घटना के कारण वो उसमें भटकता रहता है और उसको कहीं पानी नहीं मिलता है। इसी प्रकार एक अद्भुत घटना हमारे इस ब्रह्मांड में होती है कि जो सूर्य है, सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है। ये सब अद्भुत घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। चित्र में हमें 2 माध्यम दिए हुए हैं, माध्यम 1 और माध्यम 2। जैसे एक माध्यम हम कांच ले लें और दूसरा माध्यम हम वायु ले लें, इस तरह के 2 माध्यम दे रखे हैं और ये हरी लाइन इन माध्यम को पृथक करने वाला ये पृष्ठ है या तल है। ये माध्यम के एक 90 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसको हम अभिलंब के नाम से जानते हैं। माध्यम को पृथक करने वाले तल के 90 डिग्री पर एक जो रेखा खींची गई है उसको हम अभिलंब बोलते हैं। कोई प्रकाश की किरण मान लो कोई प्रकाश की किरण इस दिशा से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और इस स्थिति में अगर माध्यम नहीं होता तो ये किरण सरल रेखा में गमन करती, लेकिन माध्यम आ गया है बीच में, तो ये किरण इस सीधी रेखा में गमन ना करते हुए ये अपनी मूल दिशा से, ये इसकी मूल दिशा है, उस दिशा से ये
विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रही है उसको आपतित किरण, और जो दूसरे माध्यम में विचलित होकर आगे बढ़ रही है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसी तरह से बच्चों, ये जो कोण है, जो अभिलंब और आपतित कोण बना रही है, इसको आपतन कोण कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी का जो आई है उससे प्रदर्शित किया जाता है। और ये कोण, इसको हम अपवर्तन कोण, जिसको अंग्रेजी वर्णमाला के आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर चित्र के माध्यम से मैंने अपवर्तन की घटना को आपको समझाने का प्रयास किया है। चूंकि दो माध्यम है, इसलिए दोनों माध्यम का घनत्व अलग अलग है और अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। इसी कारण से अपवर्तन की घटना होती है। तो अपवर्तन की घटना वेग में परिवर्तन के कारण होती है। अच्छा, मैंने बताया कि प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तो माध्यम दो प्रकार के बताए हैं, माध्यम एक और माध्यम दो। इनको और आगे हम परिभाषित करेंगे तो इनको दोनों माध्यम में से एक माध्यम को हम सघन माध्यम और दूसरे माध्यम को हम विरल माध्यम कहेंगे। वो किस प्रकार हम इनका विभाजन करेंगे? वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण अपेक्षाकृत
पास पास होते हैं। दूसरा माध्यम हो जाएगा विरल माध्यम। वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं। अब ये तुलना की जा रही है दो माध्यम की। जैसे मैं माध्यम ले लूं कांच और एक माध्यम ले लूं मैं पानी, जल, तो कांच हमारा सघन माध्यम हो जाएगा और पानी हमारा विरल माध्यम हो जाएगा। तुलनात्मक देखेंगे तो कांच में कांच के जो कण हैं वो अपेक्षाकृत पास पास होंगे और पानी में पानी के जो कण हैं वो अपेक्षाकृत दूर दूर होंगे। इसी प्रकार अगर पानी और मैं वायु ले लूं तो पानी सघन माध्यम हो जाएगा, क्योंकि वायु की तुलना में पानी में जल के जो कण हैं वो निकट हैं और वायु विरल माध्यम हो जाएगा। तो हमने जो माध्यम एक और माध्यम दो बोला है, हम उसको सघन और विरल के रूप में अब जानेंगे। दो माध्यम में से एक माध्यम सघन होगा और दूसरा माध्यम विरल होगा। प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन यानी जाना, इस घटना को हम देखते हैं। ये हमारा सघन माध्यम है जिसको हम यहाँ पर कांच ले रहे हैं और ये हमारा विरल माध्यम है, हम इसको यहाँ पर वायु ले रहे हैं। और मैं एक अभिलंब भी खींच दिया है। जो मैंने एक अभिलंब भी खींचा है जो 90 डिग्री की रेखा है। इन माध्यमों को पृथक करने वाला ये जो तल है, इस तल या पृष्ठ से ये कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है और इसकी मूल दिशा ये टूटक रेखा दर्शा रही है कि ये किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। लेकिन जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो इसका वेग बढ़ जाएगा। जैसे अपन शहर से हाईवे की तरफ जाते हैं तो हाईवे पे पहुंचते हमारे गाड़ी हम तेज़ी से चलाने लगेंगे तो वेग परिवर्तन होगा और वेग परिवर्तन के कारण अपवर्तन की घटना होती है। तो यहाँ पर अपवर्तन की घटना कुछ इस प्रकार होगी कि ये जो अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये जो किरण है इसको हमने बोला है अपवर्तित किरण। ये किरण
अभिलंब से दूर हट जाएगी। और ये कौन सी किरण है? ये आपतित किरण है। आपतित किरण जब एक माध्यम से, कांच से वायु में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। उसका वेग बढ़ जाएगा तथा प्रकाश किरण विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब ये लाइन दो माध्यम विरल और सघन, आपकी ये वाला माध्यम, ऊपर वाला माध्यम विरल माध्यम है। हम इसको वायु ले लेते हैं और ये सघन माध्यम है, इसको हम कांच ले लेते हैं। और ये मेरा अभिलंब 90 डिग्री की रेखा, जो इन माध्यम को पृथक करने वाले तल से 90 डिग्री की रेखा होती है, उसको हम अभिलंब बोलते हैं। इस अभिलंब पर इस दोनों विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ कोई किरण आ रही है। इस किरण को मैंने आपतित, पिछली बार मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी थी, आपतित किरण। ये वास्तव में वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, इस दिशा में जानी चाहिए, लेकिन विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी तो इसका वेग कम हो जाएगा। और वेग कम हो जाने के कारण यहाँ पर अपवर्तन की घटना होगी और ये किरण अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, यानी ये इस तरफ मुड़ गई है। ये हमारी अपवर्तित किरण है। तो यहां पर क्या हुआ है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यानी गुजरती है, जाती है, तो सघन माध्यम में उसका वेग कम हो जाता है और प्रकाश किरण सघन माध्यम में
अभिलंब की तरफ झुक जाती है या मुड़ जाती है, यहाँ पर अपवर्तन की घटना इस प्रकार होगी कि अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। कब? जब विरल से सघन में जाएगी। प्रकाश के अपवर्तन के नियम पिछला ही चित्र लिया है हमने। इसमें ये हमारा आपतन कोण है और ये हमारा अपवर्तन कोण है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तीनों इस बोर्ड पर ही आ रहे हैं, कोई बोर्ड से बाहर नहीं आ रहा। ये बोर्ड एक तल है, पृष्ठ है, समतल है, इसको समतल बोलते हैं। तो ये तीनों एक ही तल में हैं, इस तल से बाहर नहीं है। ये इसका अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम, अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई व अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात स्थिर रहता है। साइन आई बटा साइन आर ये नियतांक मतलब स्थिर मान, स्थिर अंक, जिसको आगे चलकर हम अपवर्तनांक कहेंगे। ये दूसरा नियम जो है वो स्नेल का नियम भी कहलाता है। तो अपवर्तन के दो नियम हैं, इन दोनों नियमों को याद रखेंगे। साइन आई बटा साइन आर मैंने बताया था नियतांक कहते हैं। ये नियतांक स्थिर रहता है किन्हीं दो माध्यम के लिए और इसको हम म्यू एक यानी इसको बोलेंगे माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये म्यू दो एक क्या हो जाएगा? साइन आई बटा साइन आर। इसको एक और रूप से लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे V1 अपॉन V2। V1 क्या है? V1 है माध्यम एक में प्रकाश का वेग, प्रकाश का
वेग, और v2 क्या है? माध्यम 2 में प्रकाश का वेग। म्यू 2 1 मतलब 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष। जैसे मैंने यहां पर वायु ले रखा है, वायु को हम एयर से बोलते हैं, और यहां हमने को हम ग्लास जी से करते हैं। तो यहां पर जो हम अगर अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो Ga लिखेंगे, तो इसका अर्थ होगा कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। यहां ये हो जाएगा कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। हमने 2 माध्यम की बात करी है। अगर हम 2 माध्यम में से एक माध्यम निर्वात ले लें तो निर्वात मतलब जिसमें कोई भी माध्यम नहीं है। माध्यम नहीं की स्थिति, कोई भी माध्यम नहीं है। और निर्वात में जो प्रकाश का वेग है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जैसा मैंने अभी बताया कि 2 माध्यम लिए, लेकिन जब हम अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का निकालते हैं, जब किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और जो पहले वाला हमने निकाला है एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो वो सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाएगा? सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। अर्थ और उनके अपवर्तनांक मैं लिख रहा हूं। जैसे निर्वात कोई माध्यम नहीं है, उसका अपवर्तनांक 1 होता है। वायु का 1.003, इसी प्रकार जल का 1.33, कांच का 1.5 और हीरा 2.42।